Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज कोई स्पेशल डे नहीं है तो क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग। 1946 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी यूनाइटेड नेशन की। फिर 1979 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। और इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर लोकेटेड है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और इसके अंदर इसके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो कम से कम 40 कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है वो, उसके मेंबर्स हैं साल में एक बार मिलते हैं ताकि वो नए जो ILO के द्वारा नए स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकें और काम कर सकें, और कैसे उनका बजट चलेगा और आगे क्या क्या डिसीजंस लेने हैं उनके बारे में डिसाइड कर सकें। इसके बारे में और जान लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, जो अपूर्व चंद्र हैं, ये जो सेक्रेटरी थे इसके, अपना टेन्योर है वो कंप्लीट कर लिया है। वो चेयर कर रहे थे गवर्निंग बॉडी की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उन्होंने होल्ड की थी पोजीशन कौन कौन से टाइम में? अक्टूबर 2020 से जून 2021 के अंदर। अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको हैंडेड ओवर की है? जो ये चेयर है ये दी गई है एम्बेसडर अन्ना जार्डफेल्ट को। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो स्वीडन के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑफिस जेनेवा के अंदर। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो क्या क्या सेट करती है? वो स्टैंडर्ड सेट करती है, प्रमोट करती है राइट टू एट वर्क को, इनकरेज करती है डिसेंट डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, और इन्हेंस करती है सोशल प्रोटेक्शन को, और स्ट्रेंथन करती है डायलॉग जो वर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके अंदर। ILO के करंटली 187 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन की ये सबसे पुरानी एजेंसी है। आप बता सकते हैं इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं? ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। वंदना अग्रवाल कमेटी सेटअप की गई है। वंदना अग्रवाल की आप पिक्चर देख सकते हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है रिसेंटली किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और ये सेटअप की गई है एग्जामिन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस शिपिंग फाइनेंस और लीजिंग के अंदर, शिप फाइनेंसिंग और लीजिंग के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। ये द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के द्वारा स्टेबिलिटी बनाई गई है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की गई है एग्जामिन करने के लिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस फाइनेंसिंग के अंदर। शिप को किराए पर, लीज पर दिया जाता है काफ़ी लंबे लंबे टाइम्स के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई करेगी और अपॉर्चुनिटीज़ और डिवाइस करेगी, रोड मैप बनाएगी ये, ताकि हम इनेबल कर सकें एक्टिविटीज़ को। गिफ्ट सिटीज़ जो होती हैं हमारी IFSC के द्वारा, उसके बारे में बात की जाएगी। गुजरात हमारे देश के अंदर गिफ्ट सिटी है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। एक कमेटी है वो चेयर की जाएगी वंदना अग्रवाल के लिए, जो कि फॉर्मर सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रोसेसिंग डोमेन नॉलेज के अंदर। ये कमेटी है मैंडेटरी की जाएगी एग्जामिन करने के लिए एग्जिस्टिंग लीगल्स को, रेगुलेटरी को, टैक्स और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं उनको भी ये आइडेंटिफाई करेगी, बोटलनेक परटेनिंग्स को, ताकि शिप फाइनेंसिंग की जा सके, लीजिंग की जा सके, और रेकमेंड करेगी जो स्पेसिफिक मेजर हैं जो जिनकी ज़रूरत है हमें शिप फाइनेंसिंग के अंदर और लीजिंग के अंदर। स्ट्रेटजिकली इंडिया की लोकेशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बना हुआ है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है जो कि वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा शिपिंग रूट है उसके ऊपर लोकेटेड है। और ये हमारी जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर लंबी है, और हमारे पास 12 मेजर और 200 माइनर पोर्ट्स भी हैं। क्या रह रहे हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने सजेशन दिया है कि हम 95% जो ट्रेड है और जिसकी वॉल्यूम होगी 70% मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जा सकता है इसका। और गुजरात इंडिया की गिफ्ट सिटी है और हमारी कंट्री है वो इंटरनेशनली हब बनना चाहती है, और साथ में इन्वायरमेंट और मैरीटाइम इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहती है, जो कि मैरीटाइम
मैरीटाइम इकोसिस्टम से रिलेटेड है, और ये अथॉरिटी उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में? इतैत ईदवार ये समटाइम्स न्यूज़ में देखने को मिला है रिसेंटली। ये क्या है? ये एक ई फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, और लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। हमारे आंसर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है इसमें से। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लॉ, जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। उन्होंने रिसेंटली ई फिलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। किसके लिए? किसका? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे हम ITAT बुलाते हैं, इसीलिए इसका नाम ITAT ईदवार बुलाया गया है, और ये न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के अंदर इन्हेंस किया जाएगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अकाउंटेबिलिटी बनाई जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आई जाएगी। ये सिर्फ इकोनोमाइज नहीं करेगी यूज़ ऑफ पेपर्स का और सेविंग कॉस्ट का, बल्कि ये रैशनलाइजेशन भी करेगी फिक्सेशन का, केसेस को लैंडिंग करने में, उनका केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाने में की भी कोशिश करेगी। और मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि ये केसेस हैं वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ साथ इंटीग्रेट होने चाहिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के साथ में भी। अगला 2021 पब्लिश की गई है, इनमें से किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसे हम UNODC बुलाते हैं, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। इसके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन लगा है, उसकी वजह से लोगों को घर से ही काम करने के लिए अप्रिशिएट किया गया है कि वो घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम का नाम दिया गया है। तो इसकी वजह से जो ड्रग ट्रैफिकर हैं उन्होंने अपना कारोबार है वो घर से ही शुरुआत कर दी है उन्होंने भी। वो भी कह रहे हैं कि हम भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वैसे मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ये हमारी सोसाइटी के अंदर। जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रैफिकर्स हैं वो अब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उसका सहारा ले रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हमारा डार्क वेब है उसके ऊपर ये सेलिंग और बाइंग की जा रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से काफ़ी सारे फ़ायदे भी देखने को मिले हैं हमें, जैसे कि इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं काफ़ी सारे, और उसकी वजह से और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि डायरेक्ट जो और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल मॉडल का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि टेलीमेडिसिन होता है, जो हम डायरेक्टली डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं उनके साथ में कंसल्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। और अब टेलीमेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसे हम UNODC बुलाते हैं, इसने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को पब्लिश किया है। और इसके अंदर हाईलाइट किया गया है कि लॉकडाउन के टाइम पे, ये मैंने बताया आपको वही है, इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और भी देखने को मिली हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो ड्रग्स की एक्सेस है वो और भी ज़्यादा सिंपल हो गई है, और जिसकी वजह से जो एक कंपनी का टर्नओवर होता है उससे भी ज़्यादा टर्नओवर देखने को मिल रहा है। इसका एनुअली इसको देखने को मिल रहा है हमें $315 मिलियन, बहुत बड़ी रकम होती है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ये इस्टेब्लिश किया गया था 1997 के अंदर, और इसके अंदर ये काम करता है ऑफिस जो कि ड्रग को कंट्रोल करता है, क्राइम को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, कम्बैट करता है यूनाइटेड नेशन किसके साथ में मिलकर? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे हम UNDCP बुलाते हैं, और क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीज़न ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस, ये वियना के अंदर लोकेटेड है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है किसके रिस्पेक्ट में? एम्बिजियस के बारे में। ये एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है जो कि फ्लोट करता रहता है सरफेस के ऊपर, जो वाटर बॉडीज हैं उसके, और एक टाइम पे ये सेटल हो जाता है कोस्ट के ऊपर। ये प्रोड्यूस करता है एक एस्टिमेट के अनुसार ये प्रोड्यूस होता है सिर्फ 1% जो स्पर्म वेल्स हैं उनके द्वारा। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 1% जो स्पर्म वेल्स हैं वो ऐसे प्रोड्यूस कर पाती हैं। और ये रेफर है, ये फ्लोटिंग गोल्ड, ये इसे फ्लोटिंग गोल्ड भी बुलाया जाता है। अगर इसका क्योंकि इसका 1 किलोग्राम की कीमत 2 करोड़ की होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और ये मेनली यूज़ किया जाता है परफ्यूम मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसके रिगार्डिंग। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। वैसे सुनोगे तो बहुत बोरिंग लगेगी बात, बहुत ख़राब लगेगी बात, बिकॉज़ ये सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ये वेल की उल्टी है। यकी फीलिंग आ रही है सुनकर, लेकिन अगर ये मिल गई तो रातों रात करोड़पति बन जाओगे हम। और इसके बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन क्या है वो है सी, बिकॉज यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 करोड़ है इसकी कीमत। और ये एक ऐसा पदार्थ है जो मतलब मोम की तरह दिखने वाला सब्सटेंस है, जो कि कुछ ही स्पीसीज है मछलियों की जिनके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। और ये सब बातें मैंने आपको बताई दी, आप पीडीएफ में से पढ़ लेना बाकी कुछ। अगला क्वेश्चन है एग्रीस्टेक, ये कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज और डिजिटल डेटाबेस का एग्रीस्टेक ये टेक्नोलॉजी का कलेक्शन और डिजिटल डेटाबेस का कलेक्शन है, जिसके अंदर फार्मर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा और उनके एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU किसके साथ में? माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, अमेजोन के साथ में, स्नैपडील के साथ में, या फिर स्कॉट लिमिटेड के साथ में। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने मेमोरेंडम साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, और इसके अंदर जो यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस ये बनाया गया है किसकी हेल्प से? इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस की हेल्प से। और ये कंप्राइज करेगा जो मेजर पार्ट है मिनिस्ट्री प्लान्स के अंदर, जिसके अंदर क्रिएट किया जाएगा और क्रिएट करने का प्लान है इसके अंदर एग्रीस्टेक को। ये क्या है? एक कलेक्शन है टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन का एग्रीकल्चर के अंदर। और फिर क्या है इसके बारे में? सफारी, ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम है, जो कि एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स के बेस के ऊपर बनी है, जो कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस दी गई हैं एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। सफारी है वो एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जो फिशेज़ हैं, हमारी फिशरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका बहुत ही अच्छी सुपीरियर क्वालिटी, ताकि ह्यूमन की कंजप्शन के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है निसिर रामला होमो, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। ये बताना है किससे रिलेटेड है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? अफ्रीका, इजराइल, चाइना, नीदरलैंड्स। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इजराइल। इजराइल के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक अननोन काइंड का एनिशंट ह्यूमन, जिसे निसिर रामला होमो बुलाया जाता है, जो कि को एग्जिस्टेड है किसके साथ में? होमोसेपियंस के साथ में, जो नियरली 1 लाख ईयर एगो देखने को मिलता था, जब काफ़ी सारे स्पीसीज़ हैं वो ह्यूमंस होते थे और को एग्जिस्ट करते थे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अंदर। मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो ओनली ह्यूमन स्पीसीज़ हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम पे। जो एग्जैक्ट नंबर है ह्यूमन स्पीसीज़ का वो डिबेट का मैटर है, लेकिन रिसर्चर्स मानते हैं, साइंटिस्ट का बिलीव है कि एटलीस्ट 21 उनके अंदर से हैं अभी। होमोसेपियंस हैं वो एक स्पीसीज़ है जो कि इवॉल्व हुई थी अफ्रीका के अंदर। हम जानते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन का वो अफ्रीका से हुआ था। पहले माना जाता है कि हम बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, उसके बाद में हम धीरे धीरे ग्रो किए हैं और फिर ह्यूमन की लाइफ के अंदर आए हैं। और इसके अंदर मानना है कि अफ्रीका के अंदर नियर अबाउट 3 लाख ईयर्स अगो क्लाइमेट चेंज इवेंट्स की वजह से ये चेंजेस देखने को मिले थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसे हम टुलिप बुलाते हैं,
ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। अंदर ये रिपोर्ट है वो परफॉर्मेंस दिखाती है अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। प्लेटफॉर्म है टुलिप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है ग्रेजुएट्स को अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ में और स्मार्ट सिटीज़ के बारे में कोऑपरेटिव न्यू सॉल्यूशंस निकाल कर लाते हैं ये हमारी सिटीज़ के लिए। टुलिप प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंटेड किया गया था पार्टनरशिप के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में और AICTE के साथ में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम विजय वर्ष, ये रेफर्स हैं, ये किसके सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे पिक्चर देख के आइडिया लगी गया होगा। ऑप्शन हमारे फाउंडेशन डे है बॉर्डर सिक्योरिटी वॉर्स का, या फिर ये क्या है, ये 50 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, एनिवर्सरी मनाई जा रही है उसकी, इंडिया की विक्ट्री किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर 1971 की वॉर के अंदर, या फिर ये हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, या फिर ये सेलिब्रेशन है इंडियन नेवी के रोल के बारे में जो कि उसने सेव करने में निभाया है मरीन लाइफ को। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर से रिलेटेड है, 1971 के अंदर हुई थी वो। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने रिसेंटली रिव्यू किया है प्रोग्रेस और कंस्ट्रक्शन, किसकी कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा कोची के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया है कि जो एक्टिविटीज़ हैं कंडक्ट की जा रही है प्लान के अंदर इंडियन नेवी की, किसके लिए? जो स्वर्णिम विजय वर्ष है वो सेलिब्रेट किया जाएगा आर्म फोर्स की कमांडमेंट की विक्ट्री जो 1971 की वॉर हुई थी उसके बारे में, और आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके बारे में कि 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, उसे इस नाम से बुलाया जा रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्नान यात्रा लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ की, ये हर साल होती है किसके, कौन से मंथ में? ज्येष्ठ। कॉमनली हम काफ़ी सारे के नाम जानते हैं, मैं काफ़ी सारे जानती हूँ और काफ़ी सारे भूल भी जाती हूँ। जैसे कॉमन वर्ड्स के अंदर हम बोलते हैं जेठ साढ़ सावन भादवा, उसी से रिलेटेड है। तो ये ज्येष्ठ का मंथ है उसके अंदर पूर्णिमा को मनाया जाता है और देव स्नान किया जाता है। और ये किस स्टेट से रिलेटेड हमें ये बताना है? ओडिशा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ओडिशा। आप में से कौन है जो ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं? और इसके बारे में आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं इसके बारे में। ये एक फेमस स्नान यात्रा है लॉर्ड जगन्नाथ की जो पुरी के अंदर बिगिन हो रही है। तो कैलेंडर का पहला ओकेशन होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है जब जो डाइटीज़ हैं जगन्नाथ की, बालभद्रा, सुभद्रा, सुदर्शन, मदन मोहन, इन सभी को बाहर लेकर आया जाता है जगन्नाथ टेम्पल के अंदर और पुरी के अंदर, और ये इनकी प्रोसेस शुरू की जाती है स्नान मंडप के अंदर। इन्हें बैठाकर इनका स्नान करवाया जाता है। हमें बताना है कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन कोस्ट इन 2020 ये रिलीज़ किसके द्वारा की गई है? द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसे IREN बुलाते हैं, या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, या फिर इंटरनेशनल एनर्जी फॉर्म के द्वारा, या फिर द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये IREN के द्वारा बनाई जाती है, रिलीज़ की जाती है। रिसेंटली इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसने रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को, और इसके अंदर 2020 के अंदर बताया गया है कि हमने कोविड-19 के चलते भी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है। 261 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल की गई है, और इसके एडिशन में इसमें हमने जो 2019 के साथ में कंपेयर करते हैं तो 50% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। और इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है कि 82% न्यू ग्लोबल न्यू पावर कैपेसिटी बिल्ड की गई है। कोल को अगर हम रिप्लेस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में तो हर साल हम $32 बिलियन को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को 3 बिलियन टन से, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। वैसे इस कार्बन के रिलीज़ होने की वजह से हमें काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल और हेल्थ के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। उसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की वजह से हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इंडिया का टारगेट मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि उसका टारगेट क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर रिड्यूस करती है कॉस्ट रिन्यूएबल्स की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हुई है 10 ईयर के अंदर। जो 2010 से 2020 के अंदर हम देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कमर्शियल सोलर के अंदर 85% रिड्यूस हुई है। कंसंट्रेटिंग सोलर पावर है उसके अंदर 68%, और ऑन शोर विंड के अंदर 68%, और जबकि ऑफ शोर विंड के अंदर 48% रिड्यूस हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। टर्म ड्रैगन मैन ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये रिसेंटली ये किससे रिलेटेड है?
वैसे ड्रैगन को देख कर आप समझ गए होंगे ये चाइना से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये न्यू स्पीसीज है लिजार्ड की, ये एंसेंट ह्यूमंस हैं, या फिर ये चाइना का नया मिशन है वीनस के लिए, या फिर मिसाइल सिस्टम है रशिया के लिए। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपना स्कोर बताना है, और आप आज से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बताना है। सो दिस इज टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।